वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिजिक्स वर्ल्ड में। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 40 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? एक ब्रांच होती है फिजिक्स की। अब ब्रांच एक फिजिक्स की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है ये हमारे पास। तो हम उसमें स्टडी क्या करते हैं, देख लेते हैं। हम उसमें स्टडी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम वहाँ पर स्टडी करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में। और जो हम जिस डिवाइस में ये कंट्रोल वे से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो आउट करा पाते हैं, उन डिवाइस का नाम हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमने वहां पर नाम दिया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, ठीक है, जिसमें हमने कंट्रोल वे से हम उसको फ्लो आउट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हमें इसकी जरूरत क्या पड़ी है, हमने थर्ड चैप्टर में देखा है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, कोई भी कंडक्टर या मेटल आप लेंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, पर हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जरूरत यह होती है कि भाई कभी कभी हमें जो हमने डिवाइस बनाया है उसको ज्यादा करंट की नीड नहीं है, उसको हमें कम करंट प्रोवाइड कराना है, लेस करंट रिक्वायर्ड होता है, लेकिन वहां से क्या हो रहा था, करंट आपको कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा था विद द हेल्प ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द मेटल। अब हम आगे बात करते हैं इसमें कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी आपका सबसे पहले जो हुआ, हमने यहाँ पर कंट्रोल में से वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू हम कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रोल नेचर था जिसको हम कंट्रोल कर पाए, सबसे पहले हमने वैक्यूम ट्यूब के थ्रू हमने उसको कंट्रोल किया। वैक्यूम ट्यूब एक तरह की ग्लास ट्यूब होती थी इस टाइप से, और इसमें यहाँ पर एक कैथोड प्लेट का इंप्लीमेंट हुआ, और यहाँ पर हमने एक एनोड का इंप्लीमेंट एक अलग से किया। ठीक है, ये कैथोड और ये एनोड। अब हम जैसे ही कैथोड को यहाँ से हम क्या करते थे, करंट प्रोवाइड कराते थे, तो ये कैथोड प्लेट हीट अप होके इलेक्ट्रॉन को एमिट किया करते थे। तो और इसके जो यहाँ पर क्या था कि ये जो एमिशन था हम इसको कंट्रोल कर पाते थे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच वी अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ दिस ट्यूब। क्लियर? तो ये वैक्यूम ट्यूब जो है हमारे पास, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा आगे बात करें तो इसको हमने जो यूजेबल हुआ, यूज किया हमने उसको किस किस टाइप में हमने यूज किया वैक्यूम ट्यूब को, हमने उसको नाम वैक्यूम डायोड में, डायोड की तरह हमने इसको यूज किया, वैक्यूम ट्रायोड में हमने इसको यूज किया। ठीक है, वैक्यूम ट्रायोड। इसके साथ साथ थर्ड वन है इसमें वैक्यूम हमने इसमें क्या किया, वैक्यूम टेट्रोड में हमने इसका यूज किया। ठीक, टेट्रोड। और नंबर 4 था आपका वैक्यूम पेंटोड में हमने इसका यूज किया। मतलब डायोड का मतलब होता है 2 टर्मिनल, ट्रायोड का मतलब होता है 3 टर्मिनल्स, टेट्रोड का मतलब होता है 4 टर्मिनल्स, और यहाँ पर जो पेंटोड आएगा उसका मतलब होता है 5 टर्मिनल्स। मतलब कि हमने एक ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर 2 टर्मिनल यूज किए तो हमने उसको वैक्यूम डायोड कह दिया। अगर हम उसमें 3 टर्मिनल यूज करते हैं तो हमने उसको वैक्यूम ट्रायोड का यूज नाम दिया। उसके बाद वैक्यूम टेट्रोड, मतलब 4 टर्मिनल हमने वहां पर यूज किए। उसके बाद 4th है हमारे पास पेंटोड, हमने वहां पर यूज किया। जैसे कि आपको दिख रहा होगा नाम में वैक्यूम वर्ड इंप्लीमेंट है, तो वैक्यूम का ही वहां पर यूटिलाइज हुआ है। जो ग्लास ट्यूब हमने वहां पर बनाई है तो उसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी वहां पर इसके बीच में वैक्यूम क्रिएट करना। क्यों वैक्यूम हमें क्यों रिक्वायरमेंट थी वैक्यूम क्रिएट करने की, ताकि जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैथोड से हीटिंग, जब हमने इसको कैथोड प्लेट को क्या किया है, हीट प्रोवाइड कराई है, हीट अप किया है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं वैक्यूम में क्या होते हैं, वो आपका फ्रीली आगे मूव करते हैं इन ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर वहां पर वैक्यूम ना हो कि कोई पर्टिकुलर दूसरा वहां पर मीडियम होता है, एयर होता है, तो वहां पर एयर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्ट्राइक कर पाते हैं। मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। किसके साथ स्ट्राइक करते हैं, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं वहां से, इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं उनसे स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो आपकी वैनिश हो जाती है, और हमें यहाँ पर एट द लास्ट हमें यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन कैच या कैप्चर हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो करंट का था यहाँ पर, जो कंटिन्यूअस हमें यहाँ पर करंट मिल रहा था, तो उस करंट की कंटिन्यूअस जो करंट हमें वहाँ पर प्रोवाइड था वो आपका क्या हो जाता है, बीच में ब्रेक आने शुरू हो जाते हैं।
तो इस तरह की रिमूवेशन, इस तरह की जो कंडीशन सामने आई है उसको रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पर वैक्यूम का यूज किया। अब आगे देख लेते हैं वैक्यूम ट्यूब में हमने क्या क्या किया, कहाँ पर यूज होती थी देख लेते। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आपने देखा होगा जो पहले टीवी वगैरह आया करते थे आपका, जो आपकी घर पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे, तो उसकी जब आप उसको अंदर से ओपन करते हैं तो उसके एक स्क्रीन में कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा, ठीक है। और ये आपका वैक्यूम ट्यूब यहाँ पर अटैच होती है। अब ये क्या होता है यहाँ पर, ये इसको आप क्या करते थे, यहाँ पर बाहर से जो वोल्टेज आती थी, करंट आता था, उसको ये क्या करती थी, हीटअप करके इलेक्ट्रॉन एमिटर करके आगे मूव करते थे। अब इसमें हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आने आई। प्रॉब्लम कैसी है, सबसे पहले ये बल्कि थे। बल्कि मतलब क्या होता है बेटा, स्पेस भी एब्जॉर्ब करते थे, मतलब कि ज्यादा इनको स्पेस चाहिए था। इसके साथ साथ ये क्या थे, हैवी भी थे, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब क्या थी, वैक्यूम ट्यूब के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे वो हैवी भी थे, और इनको रखने के लिए आपको याद होगा कि आप लोग टीवी ट्रॉली वगैरह का यूटिलाइज करते थे। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं बल्कि हुआ करते थे, इसके साथ जो इनका पावर कंजप्शन है, पावर कंजप्शन जो इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी पावर की जितनी, वो भी आपकी बहुत हाई हुआ करती थी। इसके साथ साथ जो इनकी वोल्टेज है, ऑपरेटिंग वोल्टेज, वो आपका कम से कम स्टार्टिंग आपकी 100 वोल्ट थी। तो जितने भी हमारे पास क्या थे, आपके पास ये आपका टीवी वगैरह हुआ करते थे, तो पहले हम इसमें स्टेबलाइजर का यूज किया करते थे। तो स्टेबलाइजर क्या करता था, वोल्टेज जो हम इसको प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पर, तो वो वोल्टेज को आपका स्टेबल रखता था, और उसको हम 100 वोल्ट जब हम दिया करते थे तो हमें पूरी स्क्रीन दिखाई देती थी वहां पर। लेकिन जैसे ही इससे कम लेस हुई तो स्क्रीन में क्या हुआ, कुछ इस टाइप से मिनिमाइज होने लगती थी स्क्रीन। ये हो गया बल्कि हो गया, पावर कंजप्शन हो गया, लो वोल्टेज होगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, एक और टॉपिक है इसमें पावर कंजप्शन कि ये जो आपका वैक्यूम ट्यूब से बने हुए जितने भी डिवाइस हुआ करते थे वो लेस रिलायबल थे। लेस रिलायबल का मतलब होता है कि हम उस पर ज़्यादातर विश्वास नहीं कर पाते थे। हमें पता नहीं रहता था कि ये कितनी देर तक काम करेगा, या कितना मतलब कि भरोसेमंद हम कहेंगे, यहाँ पर वर्ड लेके आएंगे लाइफ में भी, तो ये ज़्यादा भरोसेमंद चीज़ें नहीं थी। इसके साथ साथ इनकी जो लाइफ थी वो लिमिटेड थी, कि आपने देखा होगा 1 साल चल के या 1.5 साल चल के क्या होता है, जैसे ही आपका मौसम चेंज होने लगता है, आपका बारिश वगैरह मॉइस्चर होने लगता है उसमें एटमॉस्फेयर में, तो ये इस तरह के टीवी क्या होते थे बेटा, खराब होने लगते थे। क्लियर, ये कुछ आपकी लिमिटेड लाइफ थी यहाँ पर। तो ये आपका क्या था यहाँ पर, वैक्यूम ट्यूब के बारे में हमें जो चीजें मिली थी वो आपके सामने डिस्कशन है। अब इनको जो रिप्लेसमेंट हुआ, वो रिप्लेसमेंट हुआ है आपका सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर में नियर अबाउट 1940 में। 1940 में जब तक हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, इंडिया आपका एक अंडर रूल था, दूसरी कंट्री हमारे ऊपर रूल कर रही थी। तो उसी दौरान नियर अबाउट 1940 में अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर के बारे में पता चला, डिस्कशन हुआ, ऑब्जर्व किया गया, उसकी प्रॉपर्टीज सामने आई निकल के, उसके यूजेस के बारे में पता चला, और उसको वो कुछ कंट्रीज और क्या करने लगी, उसमें डेली यूज में पर्पस में लाने लगी। जिससे क्या हुआ कि जो आपका टीवी था, आपका जो साइज था, बल्कि साइज था, वो आपका कम हो गया। और आज के टाइम में आपने देखा होगा आपके घर में क्या है, एलईडी लगी हुई है जो आपके दीवार पे लगी है, तो आपका जो वेट है उसका एलईडी का वो भी आपका कम है, और इसके साथ साथ साइज भी आपका कम हो गया। तो लेस साइज कह सकते हो आप इसको, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग के बारे में बात करते हैं, लो पावर कंजप्शन है इनका, ये लो पावर कंजप्शन है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लो वोल्टेज पे ऑपरेट हो सकता है, ऑपरेटेड और लो वोल्टेज पर ऑपरेट हो सकता है, और वोल्टेज रिक्वायर्ड, लेस वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ऑपरेशन, ठीक है। इसके साथ साथ लॉन्ग लाइफ है, ज्यादा टाइम तक ये अपना कंटिन्यू करते हैं। इसके और साथ में क्या कह सकते हैं हम इसको, मोर रिलायबल, मतलब कि भरोसेमंद भी है ये,
रिलायबल। इतना समझ में आया ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सेमीकंडक्टर की जो हमारे सामने आई और जिसकी वजह से जो भी हमारे ये आपका टीवी हो गया, आपने देखा होगा पहले क्या था, सिस्टम था, डेस्कटॉप था और उसके सामने एक मॉनिटर था, बहुत बड़ा सा मॉनिटर रखा रहता था। आज भी कुछ कंप्यूटर कैफे उसका यूज करते हैं मॉनिटर का। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे वो आपका जो मॉनिटर है वो चेंज होने लगा और टीएफटी स्क्रीन में आपके सामने आने लगा। ये आपका एलसीडी डिस्प्ले आपने देखा होगा, सीआरटी क्रिस्टल, ये आपका सीआरटी और एलसीडी। पहले आपका सीआरटी किस में यूज हुआ करता था, कैथोड रे ट्यूब्स, इनको सीआरटी को हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। ये आपका किस में यूज हुआ करती थी, वैक्यूम ट्यूब में यूज हुआ करती थी। एलसीडी अब आज के टाइम में यूज हो रहा है, ये होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आपका कंटिन्यूसली यूज में। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर आए हैं इनका क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं कि हमने कैसे हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, डिवाइड किया हुआ है अलग अलग पार्ट। मतलब हम इनको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कंडक्टर से, कंडक्टर में और इंसुलेटर से, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे इनमें। तो लाइक हमारे पास एक मेटल दे दिया, एक हमारे पास मेटल दे दिया जो कि कंडक्टर होता है, एक हमारे पास इंसुलेटर दे दिया, ठीक है, और एक हमारे पास सेमीकंडक्टर दे दिया। और हमसे कह रहा है कि भैया अब क्या बताओ कि गुरुजी इसमें एक काम करता हूँ कि जो तीनों चीजें आपने बताई हैं, हमारे पास तीनों चीजें हैं, अब इनको डिफ्रेंशिएट करना बताइए। तो हमने कहा कि चलिए इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं इनको अलग अलग उसमें विद द हेल्प ऑफ। सबसे पहले हम लेके आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसके बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे हम इन तीनों को डिवाइड करते हैं, कंडक्टिविटी के थ्रू कह लीजिए या रेजिस्टिविटी के थ्रू। क्योंकि चैप्टर 3 में आपने पढ़ा है जो कंडक्टिविटी होती है सिग्मा, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी के थ्रू भी आप डिफाइन कर सकते हो, रेजिस्टिविटी के थ्रू भी इन तीनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर। अगर हम मेटल के बारे में बात करें, मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है, मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं यहाँ पर मैं, ये यहाँ पर मेटल, ठीक है, ये आपका इंसुलेटर और ये आपका यहाँ पर सेमीकंडक्टर, ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। ये कंडक्टिविटी के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो मेटल के बारे में बात करते हैं, तो मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होती है और लगभग इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी 10⁻² to 10⁸ ohms इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर। तो रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो रेजिस्टिविटी इसी का रेसिप्रोकल होता है सर जी। तो रेसिप्रोकल क्या हो गया, 10⁻² to 10⁻8 ohms मीटर, ये रेजिस्टिविटी होगी मेटल की और ये आपकी कंडक्टिविटी हो गई किसकी, मेटल की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर के बारे में पहुंचते हैं, तो इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी है वो लगभग ये आपके पास 10⁻11 to 10⁻19 ohms इनवर्स मीटर इनवर्स। और अगर हम रेजिस्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो 10⁻11 to 10⁻19। आपने देखा होगा कि वुड के बारे में अगर हम बात करते हैं, वुड को आप हीट करते रहिए, लेकिन वुड क्या होता है कि ज़्यादा हीट प्रोवाइड कराने से उसमें फायर अप हो जाती है, उसमें आग लग जाती है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि वेटिंग के टाइम पे अगर वुड लकड़ी क्या है आपके पास, गीली लकड़ी है, उसमें अगर आपको डिफाइन करना है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप उसको हीट प्रोवाइड कराएंगे, एक्सटर्नल सर्किट से लगाएंगे, तो जो करंट उसमें प्रोवाइड हो रहा है, सबसे पहले तो उसमें जो हीटअप है, जो उसमें वेट वाली कंडीशन है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए उसको क्या होता है, वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू वहाँ पर उसमें बढ़ जाती है। क्लियर। अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनके अंदर से करंट फ्लो होना बहुत मुश्किल होता है, पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, मिनिमम मतलब कि नियर अबाउट 0। अगर हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर अगर वर्ड के थ्रू हम डिफाइन करते हैं तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाइव होना चाहिए। तो इसकी जो कंडक्टिविटी है इसकी सेमीकंडक्टर की, तो कंडक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कंडक्टिविटी 10⁻⁴
आपको मूव करती है कंडक्टिविटी 10⁵ टू 10⁻⁻⁶। तो कंडक्टिविटी के बारे में बात करता हूँ तो कंडक्टिविटी सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁵ से 10⁻⁻⁶ तक, ओम्स इनवर्स मीटर इनवर्स। और अगर रेजिस्टिविटी के बारे में बात करता हूँ 10⁻⁵ टू 10⁶ ओम्स मीटर। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन था इसके बीच में मेटल्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में। हमने ये क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है विद द हेल्प ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेसिस पे। ठीक है, अब यहाँ से ये पता चला जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई अप करती है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये आपका सेमीकंडक्टर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है वो हम आपको आगे बताएंगे। क्लियर हो गया इतना? यस और नो? समझ आया? पक्का? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे चलते हैं। उसके बाद आगे अगर हम बात करें कंडक्टर इंसुलेटर में, तो हमने इनको डिफाइन किया है, डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है, क्लासिफाई किया, अपने तीनों को अलग अलग बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। वो किससे समझाया हमने? उसको समझाया हमने किसकी हेल्प से? हमने समझाया एनर्जी बैंड से। एनर्जी बैंड, कलेक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। एक बैंड है एनर्जी का इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए एनर्जी बैंड में अगर हम बात करते हैं तो हमने आपको पता होगा कि अगर हम सिंगल एटम के बारे में बात करते हैं तो उसका आपका न्यूक्लियस ये होता है और उसके कुछ शेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। ठीक है, अगर हम सिंगल के बारे में डिफाइन करें ये हो गया यहाँ पर, लेकिन अगर एक क्रिस्टल लेते हैं तो उसमें बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर क्रिस्टल लेते हैं तो बहुत सारे एटम को एक जगह पर, लाइक सपोज 1 ग्राम हमने क्रिस्टल लिया है, कोई भी क्रिस्टल आप ले सकते हो, 1 ग्राम लिया है तो 1 ग्राम में बहुत सारे एटम होंगे, एक दूसरे के क्लोजली क्या होंगे, पैक्ड होंगे। तो वो क्लोजली पैक होने का मतलब है जो एटॉमिक अट्रैक्शन, जो वहाँ पर एटॉमिक सेपरेशन था, वो आप उसके थ्रू हमने यहाँ पर एनर्जी बैंड में डिफाइन किया। ठीक है, जैसे जैसे हमने एटॉमिक सेपरेशन चेंज करते गए, कम करते चले गए, ऐसे ऐसे ही वहाँ पर हमें क्या हो गया, एनर्जी में डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हुआ। और क्या हुआ, वो जब हमने एनर्जी बैंड यहाँ पर हमने कर्व बनाया और चेक किया, जैसे जैसे आप क्या करते हो, स्पेस, एटॉमिक स्पेस कम करते चले जाते हो, ऐसे ही उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होने लगती है। ठीक है, और कुछ आपको इस टाइप से वो मिलता है। तो जब हमने इसको फाइंड आउट किया तो हमें 2 तरह के बैंड यहाँ पर मिले, एक आपका ऊपर की साइड, एक आपका नीचे की साइड। ऊपर वाले को हमने कहा है कंडक्शन बैंड और दूसरे वाले को कहा है हमने वैलेंस बैंड। क्लियर? और जो दोनों के बीच का आपका गैप होता है उसको आप कह सकते हो फॉरबिडन गैप भी कह सकते हो, फॉरबिडन गैप। ठीक है, फॉरबिडन गैप भी आप उसको कह सकते हो, या उसको हम सिंपल एनर्जी गैप से आप डिफाइन करोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। डिफरेंट उसमें हमने क्रिस्टल वगैरह लिए, मॉलिक्यूल्स लिए, उसके थ्रू हमने एनर्जी ग्राफ बनाया, कर्व बनाया, तो हमें 2 तरह के क्या मिलते हैं, वहाँ पर बैंड मिलते हैं। एनर्जी में डिफरेंशिएशन हुआ, एटॉमिक स्पेसिंग जैसे कम होती है, तो वहाँ पे 2 तरह के बैंड मिले, एक कंडक्शन बैंड और एक आपका वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड वो बैंड होता है जहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं, वो सब किस में रहते हैं, आपके कंडक्शन वैलेंस बैंड में। और जो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, वो कहाँ पर चले जाएंगे, फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या टू कंडक्ट करंट। ठीक है, वो आपको मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं, वो सारे के सारे कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। लेकिन वो पहुंचते कैसे है, उसके थ्रू हम बात करते हैं। उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो मेटल्स में आपने देखा होगा, जब भी आप कोई भी मेटल लेके आते हो तो आपको बताया जाता है कि इन मेटल्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वे फ्री इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट हो रहे हैं उस मेटल में, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो उनका बीच का एनर्जी गैप है, ये वाला कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है, ठीक है, वो बहुत ही कम होगा या नहीं भी होगा, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे का मतलब होता है इनफाइनाइट भी हम कह सकते हैं। तो उस टाइम पर क्या होगा आपका कि एनर्जी गैप वहां पर गायब भी हो सकता है। मतलब ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, कंडक्शन और वैलेंस बैंड ओवरलैप भी वहां पर कर पाते हैं।
इतना समझ में आया? ठीक। अब आगे चलते इसमें ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड में, जब हमने एनर्जी बैंड के बारे में बात की तो उसमें हम लेके आते हैं कि 2 तरह के बैंड हमें मिले जो हमने उसके ऑब्जर्व किया, एनर्जी को एटॉमिक स्पेसिंग के थ्रू हमने डिस्कशन किया। तो 2 टाइप्स ऑफ बैंड हमें वहां पर मिलते हैं, 2 टाइप्स ऑफ बैंड, 2 तरह के बैंड मिलते हैं हमें। एक हमारे पास मिला है कंडक्शन बैंड, जिसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो सारे के सारे आपका वो सारे इलेक्ट्रॉन किस बैंड में मिले हमें? कंडक्शन बैंड में मिले। और दूसरा क्या है यहाँ पर? वैलेंस बैंड, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं उसके न्यूक्लियस से क्या होते हैं? अटैच रहते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किसमें रहेंगे? वैलेंस बैंड में रहेंगे। ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी दे देते हैं, तो अगर कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोवाइड लेके आपका कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो वो आपका फ्री हो जाएंगे, और फ्री होते ही वो आपका क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अब बात करते हैं कंडक्शन और वैलेंस बैंड में। हमने कहा यहाँ पर एक एनर्जी गैप होता है दोनों के बीच में, और उस एनर्जी गैप को हम Eg से यहाँ पर डिफाइन करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो कंडक्शन मेटल में अगर हम बात करते हैं, मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स में जो एक कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होते हैं, पहली कंडीशन, 2 तरह की कंडीशन होती है इसमें मेटल्स के अंदर। पहली कंडीशन होती है कि ये कंडक्शन बैंड हाफ फिल्ड रहे, वैलेंस बैंड भी हाफ फिल्ड रहे, ठीक है, आधे भरे रहे, दोनों के दोनों आधे भरे रहेंगे। इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाउंडेड है न्यूक्लियस के साथ, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री है पहले से ही, वो आपका क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए। दूसरा क्या होता है, यही कंडक्शन और वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस बैंड में रहे थे एटम के साथ, वो सारे के सारे क्या रहेंगे? फ्री हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए। अब दूसरी बात आती है इंसुलेटर में। तो इंसुलेटर में जो हमने चेक ऑब्जर्व किया गया, तो ऑब्जर्व ये किया गया कि इंसुलेटर में जो एनर्जी कंडक्शन और वैलेंस बैंड है ये एक दूसरे से क्या है? सेपरेटेड है। ये आपका कंडक्शन बैंड और ये आपका वैलेंस बैंड, ये एक दूसरे से सेपरेटेड है, और जो बीच का गैप है, एनर्जी गैप, ये आपका ग्रेटर है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप अगर हम बात करें सॉरी अगर हम बात करते हैं एनर्जी गैप में, तो इसके लिए अगर हम इंसुलेटर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी गैप क्या है? यहाँ पर जो ये एनर्जी रिक्वायर्ड है इस गैप के बीच में, वो मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हमें चाहिए। लेकिन हम इतनी एनर्जी किसी भी इंसुलेटर जो मटेरियल होते हैं हम उनको प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। अगर हम उनको इतनी ज़्यादा एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करा पाएंगे तो उसमें आग लग जाती है, हीटअप हो जाता है। लाइक ए वुड अगर हम बात करते हैं तो इतनी एनर्जी प्रोवाइड कराने के चक्कर में वो खुद का एक इग्निशन टेम्परेचर अटेन कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। क्लियर? अब इसके बारे में यहाँ पर क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इतना टेम्परेचर, इतनी एनर्जी हम उसको प्रोवाइड ना कराने की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपका वैलेंस बैंड में रहते हैं, और कंडक्शन बैंड यहाँ पर आपका अनफिल्ड या उसको आप कह सकते हो एम्प्टी रहता है। ठीक है। थर्ड वन में अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर में, अगर हम लेके आते हैं सेमीकंडक्टर में, लाइक आप सेमीकंडक्टर जो होते हैं आपके पास, सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनका जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही कम है। और एनर्जी गैप कितना कम है कि लगभग आपका सिलिकॉन के लिए एक सिलिकॉन होता है और एक आपका जर्मेनियम है। ठीक है, एक सिलिकॉन है और एक आपका जर्मेनियम है। अगर हम इनमें बात करते हैं तो इनका जो एनर्जी लेवल है वो आपका एनर्जी जो रिक्वायर्ड है तो वो बहुत कम है। लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके लिए रिक्वायर्ड होती है सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन को फ्री अप करने के लिए, और 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके लिए इसमें होती है जर्मेनियम के लिए। और दोनों ही एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, उसको आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं? हीट देने से, हीट करने से, हीटअप करने से। लाइक हम रूम टेम्परेचर पर बात करते हैं, या दूसरा जैसे हम उसको सर्किट में अटैच करेंगे तो उसमें क्या होता है, करंट फ्लो होगा तो वो हीटअप होगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जनरेट होने लगते हैं। ठीक है,
तो सेमीकंडक्टर में ये आपका क्या हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया, ये आपका क्या हो गया, वैलेंस बैंड हो गया, और जो एनर्जी गैप है वो आपका लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब अभी मैंने बताया सिलिकॉन और जर्मेनियम दो सेमीकंडक्टर हैं, ये आपका एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, अभी बात करेंगे उसके बारे में। तो इनका जो क्या होता है, जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का होता है। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इनको स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कराने से हम इनको इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर बाउंडेड थे आउटर मोस्ट शेल में एटम के, वो आपका फ्री हो जाते हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब जैसे हमने हीट प्रोवाइड की तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने लगे, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर था, अगेन हमें शो ऑफ किया कि टेम्परेचर पर वो डिपेंडेंस करता है। टेम्परेचर पर डिपेंडेंस मतलब टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, कंडक्टिविटी उसकी बढ़ती चली जाएगी। इतना क्लियर है, यस और नो? ये आपका एनर्जी बैंड के थ्रू है। तो अगर हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं तो सेमी का मतलब होता है हाफ, कंडक्टर। तो ये ऐसा नहीं होता है कि अगर आप कोई भी आप सेमीकंडक्टर लेके आओ, तो आप सिलिकॉन से सिलिकॉन लेके आए, ठीक है, तो ये प्लेट अगर सिलिकॉन की है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये हाफ आपका कंडक्टर और हाफ इंसुलेटर है। इसका मतलब होता है कि अगर हम बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर में, तो ये आपका दोनों तरीके से बिहेव करता है। ये एक बार कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और दूसरी बार इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन ये कंडक्टर और इंसुलेटर में बिहेव कब करेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो एट एब्सोल्यूट T इक्वल्स टू 0 केल्विन, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है पर हम बात कर रहे हैं, तो ये सेमीकंडक्टर, ये जो सेमीकंडक्टर है यहाँ पर, ये आपका इंसुलेटर बन जाएगा। अगर टेम्परेचर ग्रेटर है 0 केल्विन से, तो ये आपका कंडक्टर बन जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओ, कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। किसकी? सेमीकंडक्टर। रूम टेम्परेचर पर क्या होता है सेमीकंडक्टर में? रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर आपका 0 केल्विन से ज्यादा का होता है। टेम्परेचर बढ़ा लोगे तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली उसकी बढ़ जाएगी। ठीक, सेमीकंडक्टर में मैं बात कर रहा था, हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और दूसरा हमने इसको कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, कंपाउंड में क्या होता है, वो ग्रुपिंग में हमें मिलता है। लाइक एलिमेंटल में हम बात करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम की, और यहाँ पर हम बात करेंगे CDS और एक दो और है यहाँ पर, नाम क्या है उसके, अगर हम बात करें इंडियम फॉस्फोरस, ये आपका जिप्सम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, तो कंपाउंड ये हो गया। और इसको हमने क्या किया है, इसको कंपाउंड सेमीकंडक्टर को फर्दर डिवाइड किया, तो ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर हो जाएंगे, इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक भी है, लेकिन जनरली हमारी जो स्टडी है मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं कि कहाँ तक एक्सटेंड होगी इस चैप्टर में, तो वो हमारी इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर तक वैलिड रहेगी। इसके बाद इन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिक हो गया, और एक होता है आपको ऑर्गेनिक पॉलीमर। ठीक है, ऑर्गेनिक पॉलीमर, कितना समझ में आया? ये आपका एलिमेंटल और कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। जनरली हमारी जो स्टडी रहेगी इस चैप्टर में इसके और इसके बेसिस पर रहेगी, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है चैप्टर में। आपका वो जो हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी आपका ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक, जब हम फोटो डायोड या उसके बारे में हम बात करेंगे, तब वहाँ पर हम जाके उसको लेके आएंगे। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, थैंक यू।